गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज के प्रमुख जो चुनौती पाई जाती है, उन चुनौती में क्षेत्रवाद के बारे में। इससे पहले हमने जातिवाद एवं सांप्रदायिकतावाद के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा विषय है क्षेत्रवाद, जिसे हम क्षेत्रीयता भी कहते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को पूरी तरह समझने के लिए पहले हम यह जान लें कि भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, क्योंकि इन अंतरों को समझने के बाद ही हम जो क्षेत्र के अनुसार असमानताएं होती हैं, उन असमानताओं को समझ पाएंगे। पिछले 6 दशकों में देश अपनी नीति के अनुरूप विकास की दशा में आगे बढ़ रहा है। नियोजित परिवर्तन के माध्यम से देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। विकास के मार्ग में समय समय पर कई बाधाएं भी आई हैं। सांप्रदायिकता, संकुचित क्षेत्रवाद की भावना, जातिवाद, भाषावाद, इन सभी ने राष्ट्र निर्माण की जो गति है, उस गति में अवरोध पैदा किए हैं। स्वार्थी तत्व बड़ी तेज़ी से पनप रहा भ्रष्टाचार, ये भी एक कारण है जिससे विकास का जो लाभ है वो सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। आज कई अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और अनेक विद्वान यह प्रश्न भी उठाते हैं कि ऐसे विकास का क्या लाभ जो गरीबी को समाप्त करने में योगदान नहीं दे सके, जो बेकारी पर काबू पाने में मदद नहीं कर सके, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के बजाय उसे बढ़ाने में योगदान दे। जब तक विकास का लाभ देश की सामान्य जनता को नहीं मिलेगा, तब तक विकास के लाभों का वितरण समान रूप से नहीं होगा और तब तक देश का विकास अधूरा ही रहेगा। आखिर विकास की योजना किसके लिए है, और यदि उनको या जन जन को इनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर ये विकास योजनाएं किसके लिए हैं। अरबों खरबों रुपए योजनाओं पर खर्च करने की उपयोगिता नज़र नहीं आती। विकास संतुलित रूप में हो तो सभी क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा लाभ मिल पाता है। यदि विकास से संबंधित कार्यक्रमों, योजनाओं, बड़े बड़े उद्योगों, कल कारखानों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा के संस्थानों आदि की स्थापना के संबंध में राजनीतिक दबावों से मुक्त रहकर निर्णय किए जाएं, तो क्षेत्रीय असमानताओं के बढ़ने और उनके दुष्परिणामों को भुगतने की संभावना नहीं रहती है। अब पहले हम क्षेत्र के अनुसार भारत के जो विभिन्न भाग हैं उनको जान लें। संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत। यद्यपि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के प्रांतों में भी अनेक भिन्नताएं हैं, फिर भी हम मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों को विभक्त करके उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। पहले हम उत्तरी भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जान लें। उत्तरी भारत में जो प्रांत हैं, वो प्रांत हैं सिंध, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश का भाग, बिहार, बंगाल, असम, नेपाल, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र। ये कुछ प्रांत हैं जो उत्तरी भारत में शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्र के लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, जैसे कश्मीरी, हरियाणी, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि। ये वो भाषाएं हैं जो इस क्षेत्र में बोली जाती हैं। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों में कुलीन विवाह और क्षत्रियों में अनुलोम विवाह प्रचलित है। पंजाब एवं दिल्ली के स्नातक बहिर्विवाह को शासन का नियम कहते हैं। एक शासन के ब्राह्मण परिवारों में विभिन्न गोत्र होते हुए भी परस्पर विवाह निषेध है। शासन वह राजकीय अधिकार पत्र है जिसके द्वारा प्राचीन एवं मध्ययुगीन राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी। एक शासन के अनुसार गांव में बसने वाले सभी व्यक्ति बहिर्विवाह का पालन करते हैं, किंतु
बंगाल में स्थानीय बहिर्विवाह नहीं चलता और न ही माँ का गोत्र टाला जाता है। पंजाब में उन परिवारों को आपस में विवाह करने की मनाही है जिनके गांव की सीमाएं मिलती हैं। इसे वे सीम सामना भाईचारा कहते हैं। इसी प्रकार एक गांव के जिस परिवार में एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है, उसी परिवार, गांव और पीढ़ी में दूसरी लड़की का विवाह नहीं किया जाता और कम से कम 2 पीढ़ियों तक इस नियम का पालन किया जाता है। आदान प्रदान या विनिमय विवाह को उचित नहीं माना जाता। राजस्थान के राजपूत अनेक अनुलोम विवाही कुलों में बटे हुए हैं। गंगा के मैदान के पूर्वी राजपूत पश्चिमी दिशा में लड़का खोजते हैं। वहाँ एक कहावत प्रचलित है, पूर्व की बेटी और पश्चिम का बेटा। इस प्रकार स्त्रियों के परिचालन की एक दिशा है। इस क्षेत्र में विवाह के संदर्भ में न्योता प्रथा पाई जाती है, जिसमें रिश्तेदार और इष्ट मित्र विवाह के लिए अपनी ओर से रुपए पैसे भेंट करते हैं, जिन्हें विवाह सरलता से संपन्न हो जाता है। यह भेंट देना ही न्योता प्रथा कहलाती है। तो इस प्रकार से भेंट देकर भी जो विवाह किया जाता है उसमें आसानी रहती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है तो उसके लिए इस प्रकार के विवाह उपयुक्त रहते हैं। उत्तरी क्षेत्र में बाल विवाह का प्रचलन है, किंतु बहू छोटी होने के कारण उसे अपने ससुराल नहीं भेजा जाता। जब वह युवा हो जाती है तब उसे भेंट या दहेज देकर पति के साथ ससुराल भेजा जाता है। इसे ही गोना प्रथा कहते हैं और इस प्रथा का प्रचलन इस क्षेत्र में पाया जाता है। गोना प्रथा की हम चर्चा कर रहे थे। अगर मान लीजिए लड़की बहुत छोटी है या बहू छोटी होने के कारण उसे ससुराल नहीं भेजा जाता, जब वह युवा हो जाती है तब उसे ससुराल भेजा जाता है। उत्तरी भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य को छोड़कर अन्य जातियों में देवर विवाह का प्रचलन है और जो दूसरी जातियां हैं उनमें साली विवाह भी पाया जाता है। यहाँ पर बहुपति प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या मूल्य की प्रथा आदि का भी प्रचलन है। संपूर्ण उत्तरी भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार व्यवस्था प्रचलित है। कहीं सबसे बड़ा लड़का परिवार का उत्तराधिकारी होता है तो कहीं सबसे छोटा। पुत्रों का ही संपत्ति पर अधिकार है, पुत्रियों का नहीं। जब किसी परिवार में कोई पुरुष संतान नहीं होती तो पिता के किसी भाई अथवा रिश्तेदार की संतान को गोद लेने की प्रथा भी पाई जाती है। यहाँ एकाकी परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं उसका प्रचलन भी पाया जाता है। उसके साथ ही 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग अथवा एक ही पीढ़ी के सभी भाई और उनकी संतानें अगर साथ मिलकर रहती हैं तो वे संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। संयुक्त परिवार भी प्रचलन में है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य जातियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र संस्कृत सभ्यता का सूचक है। ये उत्तरी भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे दक्षिणी भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं पर। जो दक्षिण का क्षेत्र है उस दक्षिण के क्षेत्र में दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्य आते हैं, जिनमें द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा जैसे मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और मलयालम का प्रचलन है। ये वो क्षेत्र हैं, वो प्रांत हैं जो दक्षिणी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में जो अधिकांश परिवार पाए जाते हैं वो परिवार पितृवंशीय एवं पितृस्थानिक हैं, परंतु कुछ परिवार मातृस्थानिक एवं मातृवंशीय भी हैं। यहाँ बहुपत्नी प्रथा नहीं है। कुछ में बहुपति प्रथा तो है और कुछ में दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। पितृवंश वालों के नियम उत्तरी क्षेत्र जैसे ही हैं। यहाँ एकांकी परिवार को ताऊजी और संयुक्त परिवार को थारवाड़ कहते हैं, जो कि मातृसत्तात्मक नायरों में पाया जाता है।
यहाँ ब्राह्मण और अब्राह्मणों में भी परस्पर विवाह होते हैं। यहाँ प्रत्येक गांव की जातियाँ बहिर्विवाही कुलों में बटी हुई हैं। एक कुल का व्यक्ति अपने कुल को छोड़कर किसी अन्य कुल में विवाह कर सकता है। इस प्रकार से तमिल के हविंग ब्राह्मणों में तो विवाह के व्रत पाए जाते हैं जिनमें परस्पर विवाह करने वाले कुल रहते हैं। आंध्र और कर्नाटक में दो बहनों के बच्चों के विवाह भी हो सकते हैं। यहाँ कई प्रकार के अधिमान्य विवाह भी प्रचलन में हैं, जैसे कहीं कहीं पुरुष अपनी बड़ी बहन की लड़की को विवाह में वरीयता देता है। मामा भांजी विवाह हमेशा विशेषतः ब्राह्मणों में देखने को मिलता है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों में पुरुष अपनी छोटी बहन की लड़की से विवाह उचित नहीं मानते हैं। और जो ममेरे और फुफेरे भाई बहनों का विवाह है वो यहाँ प्रचलन में है। इसमें पुरुष का अपनी बुआ की बेटी से विवाह होता है। इस विवाह की प्रथा से स्पष्ट होता है कि जो परिवार बेटी देता है वह उस परिवार की बेटी पाने का प्रतिदान भी चाहता है, जो अगली पीढ़ी में होता है। महाराष्ट्र में भी यह प्रथा प्रचलन में है। जो विवाह संबंधी निषेध दक्षिण में पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो एक पुरुष अपनी बड़ी बहन की लड़की से विवाह कर सकता है, परंतु अपनी छोटी बहन की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह कुछ अपवादों को छोड़कर निषिद्ध है। पुरुष अपनी मौसी की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। यहाँ बड़ी साली से विवाह निषिद्ध है, छोटी से नहीं। दक्षिणी भारत के जो परिवार हैं उन परिवारों में जन्मगत एवं विवाहगत परिवार में स्पष्ट भेद नहीं होता, जो कि उत्तरी क्षेत्र में है। उदाहरण के लिए, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह पाया जाता है, इसलिए बुआ से तात्पर्य बुआ और सास दोनों से है। इनको एक ही शब्द से पुकारा जाता है। इससे विवाह संबंधी एवं रक्त संबंधी भेद करना कठिन है। इस प्रकार जो दक्षिणी क्षेत्र है वह द्रविड़ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत को हमने जो दो भागों में बांटा है, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत, इन दोनों ही प्रांतों की कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं की हमने अभी अभी चर्चा की है। इस चर्चा से हमें क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता का क्या अर्थ है और उसकी जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं के बारे में। रजनी कोठारी के अनुसार नेताओं और भारत से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पर्यवेक्षकों की आकांक्षाओं के बावजूद पुनर्गठन से भारत का राजनीतिक नक्शा अधिक सुसंगत हो गया और राष्ट्र की एकता को भी खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे लाभ यह हुआ कि झगड़े का कारण दूर हुआ और राज्यों का कामकाज ऐसी भाषा में होना संभव हो सका जिसे जनसाधारण समझ सके। बाद के अनुभव से तो यह कहा जा सकता है कि भाषा जोड़ने वाली शक्ति सिद्ध हुई। यदि इसमें कोई शंका की बात है तो यही है कि उपभाषाओं और स्थानीय संस्कृतियों के आधार पर राज्यों के टुकड़े न हो जाएं। देश की अखंडता एवं एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रवाद की भावना है। क्षेत्रवाद की भावना के कारण ही देश का विभाजन हिंदुस्तान व पाकिस्तान के रूप में हुआ। आज़ादी के बाद भी इसी भावना के कारण देश के विभिन्न भागों में पृथक्करण की आवाज़ उठी। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्र की भावात्मक एवं राजनीतिक एकता की छवि को धूमिल कर दिया। समय समय पर देश को तनाव एवं संघर्षों से जूझना पड़ा। एक क्षेत्र के लोगों ने दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जैसा दुश्मन राष्ट्र के प्रति किया जाता है। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्रीयता की जड़ें खोखली कर दी और देश के सम्मुख अनेक आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न कर दिए। एक क्षेत्र के लोगों ने भाषा, आर्थिक विकास एवं संकीर्ण राजनीतिक हितों को लेकर आंदोलन किए और क्षेत्रीयता की भावना को राष्ट्रीय भावना से ऊंचा स्थान दे दिया। अब हम देखेंगे, चर्चा करेंगे आगे क्षेत्रवाद है या क्षेत्रीयता है उसका अर्थ क्या है और विभिन्न विद्वानों ने उसकी जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।
साधारण अर्थों में प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता का पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ है स्थानीयतावाद, पृथक्करण और अलगाव। बोगार्ड्स ने जो इसकी परिभाषा दी है, एक भौगोलिक क्षेत्र के साधनों का विकास इस प्रकार से हो जाए कि वहाँ के लोगों में सामूहिक हित, क्षेत्रीय लक्षण एवं आदर्शों का विकास हो जाए तो उसे क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता कहेंगे। उनका मत है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समग्रता होती है। एक क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति पाई जाती है, उसका एक सांस्कृतिक इतिहास होता है, उसके निवासियों की भाषा, भावना, विचार और व्यवहारों में समानता पाई जाती है। क्षेत्रीय संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति से ऊपर नहीं होती। मुखर्जी ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है। वर्तमान में क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद को वैज्ञानिक अर्थ के स्थान पर संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ही राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुआ है। संकुचित अर्थ में क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने आप को दूसरे क्षेत्र के लोगों से श्रेष्ठ समझना है तथा अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। अपनी भाषाओं को अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ समझना है। दूसरे शब्दों में क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता अन्य क्षेत्रों एवं संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र को श्रेष्ठ मानने एवं सभी क्षेत्रों में उसे प्राथमिकता देने की पक्षपातपूर्ण भावना है। इस प्रकार एक संकुचित विचारधारा है क्षेत्रवाद, जो राष्ट्र की बजाय अपने क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।